हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज के इस क्विज सेशन के अंदर। आज की क्विज जो है वो अपनी होगी उत्सर्जन पर, अर्थात एक्सक्रेशन के ऊपर। एक्सक्रेशन का टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट है, उसके ऊपर जो है आज की क्विज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्विज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, मनुष्य में मुख्यतया यूरिया का उत्पादन कहां होता है? वेयर डज यूरिया प्रोडक्शन मेनली इन ह्यूमन? ऑप्शन में दे रखा है आपको यकृत, लीवर, वृक्क, किडनी, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो होगा यकृत, लीवर। मनुष्य के अंदर मेनली यूरिया प्रोडक्शन जो है वो लीवर के अंदर होता है, और लीवर में यूरिया प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसेल्ड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिक अम्ल किससे बनता है? फ्रॉम विच यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन? यानी यूरिक अम्ल जो है उसका उत्पादन किस पदार्थ से होता है? ऑप्शन में आपको दे रखा है प्यूरिन, पिरिमिडीन, ग्लूकोज, प्रोटीन। तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब जो है वो होगा प्यूरिन। यूरिक एसिड जो है वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, तो उसका उत्पादन एक नाइट्रोजिनस बेस होता है प्यूरिन, इसके द्वारा जो है उत्पादन होता है। प्यूरिन पहले जेंथिन में बदलता है और जेंथिन जो है वो फिर यूरिक एसिड में बदलता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जनरली CO2 और H2O बनता है, यूरिक एसिड नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजनी अपशिष्ट जिसका उत्सर्जन अर्ध ठोस अवस्था में होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट विच इज एक्सक्रीट इन सेमी सॉलिड स्टेट। ऑप्शन में आपके पास यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसका एक्सक्रेशन जनरली जो रेप्टाइल्स होते हैं, इसके अलावा एवीज होते हैं, सरीसृप और पक्षी जो है इनके द्वारा यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन किया जाता है। और जनरली इसको जो है इसको जनरली सेमी सॉलिड स्टेट, अर्ध ठोस अवस्था में पेस्ट के रूप में जो है इसको एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिया, अमोनिया, इन दोनों से कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है इसके एक्सक्रेशन के लिए। ठीक है, ग्वानिन जो है इसका एक्सक्रेशन जनरली होता है, जो मकड़ी वगैरह होती है इनके द्वारा ग्वानिन का सिक्रेशन होता है या एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, में से किस वर्ग के प्राणियों में आदिवृक्कक उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं? इन विच ऑफ फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्रोटोनेफ्रीडिया आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन? ठीक है, यानी जो प्रोटोनेफ्रीडिया या आदिवृक्कक है वो इनमें से किस वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है मोलस्का, एस्केलमंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीज। आदिवृक्कक जिनको जनरली फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर उत्सर्जी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा जो होते हैं इनके अंदर जनरली कोक्सल ग्लैंड या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स ये जो है उत्सर्जी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। एस्केलमंथीज जो होते हैं इनके अंदर बोजिनस अंग, या आप यूं कह सकते हो कि एस्केलमंथीज जो है इनके अंदर रेनिटी कैनाल, उत्सर्जी नाल जो है वो जनरली उत्सर्जी अंगों के रूप में पाई जाती है। और मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं इनके अंदर ऑर्गन ऑफ बोजेनस या कीबर्स ग्लैंड जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में, उत्सर्जी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंचुए में उत्सर्जी अंग है एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म? ऑप्शन है आपके पास उत्सर्जी नाल, रेनिटी कैनाल, हरित ग्रंथिया, ग्रीन ग्लैंड, वृक्कक, नेफ्रीडिया, इसके अलावा मेलपिगियन नलिकाएं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्कक यानी नेफ्रीडिया। जो उत्सर्जी नाल होती है वो सामान्यतया एस्केलमंथीज के अंदर पाई जाती है। हरित ग्रंथियां जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो सामान्यतया ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं उनके अंदर उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेडपोल में उत्सर्जी पदार्थ है एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? मेंढक का जो लार्वा है उसको टेडपोल कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन। तो आपका सही जवाब होगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है वो सर्वाधिक विषैला अपशिष्ट पदार्थ है, मैक्सिमम टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि
नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर ऐसा वेस्ट है जिसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसका एक्सक्रेशन जनरली जो बोनी फिशेज होती है, एस्थील मछलियां हैं, इसके अलावा जो जितने भी एम्फीबियंस के जो लार्वा होते हैं जैसे मेंढक का लार्वा, टेडपोल है, तो इनके द्वारा जो है अमोनिया का एक्सक्रेशन किया जाता है। इसके एक्सक्रेशन के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की सबसे ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? विच इज द प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन? ऑप्शन है आपके पास लीवर, त्वचा यानी स्किन, किडनी, वृक्क, फुफ्फुस, पल्मोन या लंग्स, ठीक है। तो आपके पास इसका सही जवाब होगा किडनी। जो मनुष्य है इसके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में होते हैं फुफ्फुस, स्किन, इसके अलावा लीवर, इसके अलावा किडनी। लेकिन प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन उसको कहा जाता है जिसके द्वारा जनरली जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनका एक्सक्रेशन जिस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन, और वो है जनरली यहाँ पे किडनी। किडनी जो है वो हमारी ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को अलग करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है, जिससे जो है उस यूरिन के साथ में यूरिया का एक्सक्रेशन होता है। इसलिए किडनी को प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से जंतु यूरिकोटेलिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर यूरिकोटेलिक? ऑप्शन है आपके पास रोहू तथा मेंढक। रोहू स्पीसीज ऑफ फिश, मछली की एक प्रजाति है, तो रोहू तथा फ्रॉग, और छिपकली तथा कौवा, लिजार्ड एंड क्रो, ऊंट तथा मेंढक, कैमल एंड फ्रॉग, केंचुआ तथा बाज, अर्थवर्म एंड ईगल, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके पास लिजार्ड एंड क्रो, छिपकली तथा कौवा। छिपकली और कौवा, छिपकली जो है वो जनरली रेप्टाइल है और कौवा जो है वो एवीज है। रेप्टाइल और एवीज जो है वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए जनरली ऐसे जो लिविंग और ऐसे जो प्राणी है इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। बाकी जो है रोहू एक मछली है जो जनरली अमोनिया का सेक्रेशन करेगी, अमोनिया का एक्सक्रेशन करेगी। इसके अलावा मेंढक जो है ये इसका टेडपोल तो अमोनिया का, और जो वयस्क मेंढक एडल्ट मेंढक होता है वो यूरिया का एक्सक्रेशन करता है। ऊंट जो है वो एक मैमल है, ठीक है, तो ये जो है यूरिया का एक्सक्रेशन करता है। केंचुआ अर्थवर्म जो है ये मॉइस्चर कंडीशन में अमोनिया, अदरवाइज जो ड्राई कंडीशन होती है इनमें यूरिया का एक्सक्रेशन करता है। बाज जो है वो एवीज है, तो एवीज किसका एक्सक्रेशन करते हैं हमने बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोबोसिस ग्रंथियां किस वर्ग के जंतुओं की उत्सर्जी संरचना है? विच क्लास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर या प्रोबोसिस ग्लैंड्स एज एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर? तो ऑप्शन में आपके पास मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा, हेमिकोडेटा। तो इसका सही जवाब जो है, सॉरी यहाँ सी की जगह डी है ना, ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। हेमिकोडेटा जो है, हेमिकोडेटा के अंदर इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस हेमिकोडेटा के अंदर आने वाला एक एनिमल है बेलेनोग्लोसस, और इसके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड यानी प्रोबोसिस ग्रंथियां, ठीक है। और मोलस्का जो होते हैं इनके अंदर पाई जाती है आपके वोजेनस ऑर्गन, कीबर्स ग्लैंड बोलते हैं जिनको, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑर्थोपोडा जो होते हैं इनके अंदर कोक्सल ग्लैंड या मेल्पिगियन टिब्यूल्स जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन है आपके पास या स्टेटमेंट है आपके पास, उत्सर्जी पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा शरीर के लिए हानिकारक होती है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इज हार्मफुल टू बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्सर्जी पदार्थ उपापचय के कारण बनते हैं। एक्सक्रेटरी सब्सटेंस मेड बाय मेटाबॉलिज्म। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। मेन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन इज यूरिया। और चौथा स्टेटमेंट आपके पास, एक कोशिकीय जीवों में विशिष्टीकृत उत्सर्जी संरचनाएं होती है। इन यूनिसेल्युलर हैव स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। तो इनके आधार पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 2 व 3 ओनली सेकंड एंड थर्ड,
1 2 3 केवल 3 व 4 और इसमें ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी बुक। बी बुक जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट है और जो चौथा है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? पहला देखो, उत्सर्जित पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा, तो ये एक्सक्रेशन इसी वजह से होता है क्योंकि एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते ही ऐसे हैं जो जनरली जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिससे जो है ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। उत्सर्जित पदार्थ उपापचय के कारण बनते हैं, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके कारण से एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बनते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है, ये हमने पढ़ा है, मनुष्य यूरियोटेलिक है। एकोशिकीय जीवों में विशिष्टीकृत उत्सर्जित संरचनाएं होती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? तो यूनिसेल्युलर जो होते हैं इनके अंदर जो एक कोशिका होती है, जो एक सेल होती है, उसी सेल से जो है एक्सक्रेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। तो इनके अंदर जनरली कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं पाई जाती, ना तो डाइजेशन के लिए, ना रेस्पिरेशन के लिए, ना ही एक्सक्रेशन के लिए। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, सीबेसियस ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? विच पार्ट ऑफ बॉडी हैव सीबेसियस ग्लैंड? ऑप्शन है आपके पास लीवर, वृक्क, किडनी, त्वचा, स्किन, फुफ्फुस, लंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा जो है, इस त्वचा के अंदर सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है जो सीबम का सेक्रेशन करती है। सीबम जो है वो एक ऑयली सब्सटेंस होता है और इस ऑयली सब्सटेंस के अंदर जनरली हाइड्रोकार्बन, स्टेरोल, इसके अलावा मोम, ये सारे सब, इसके अलावा जो आपका फैटिक एसिड वगैरह होते हैं ये एक्सक्रेट किए जाते हैं, शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स जो है इनका मेन फंक्शंस जो है वो हमारी स्किन को ऑयली बनाए रखना है। त्वचा जो होती है उसको जनरली एक तरीके से चिकना बनाए रखने का काम जो है वो किसका होता है? सीबेसियस ग्रंथियों का। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर चिकना बनाए रखती है, इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती है, इन सीबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेट किए जाने वाले मोम है, स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एक्सक्रेटरी सब्सटेंस के रूप में एक्सक्रीट किए जाते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फुफ्फुस द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? विच सब्सटेंस इज एक्सक्रीट बाई लंग्स? ऑप्शन है आपके पास जल, वाटर, यूरिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है आपके पास A एंड C। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब जो है वो डी होगा, राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस जो है वो जनरली वाटर और CO2 दोनों का एक्सक्रेशन करते हैं। ठीक है, CO2 जो है उसको श्वास, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकली हुई श्वास के साथ में जनरली CO2 और वाटर दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो वाटर होता है वो जनरली वाष्प के रूप में होता है और एक साधारण मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो लगभग 300 से 400 ml पानी जो है या जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, श्वास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर आपको दिए गए ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। स्टेटमेंट क्या है? मल त्याग उत्सर्जी क्रिया नहीं है, डिफिशिएशन इज नॉट एक्सक्रेशन। ठीक है, सेकंड आपके पास निष्कर्ष दिया हुआ है, कंक्लूजन, इसमें दिया है मल का निर्माण उपापचय क्रिया द्वारा नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ फिकल नॉट बाय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आपके पास इसके आधार पर ऑप्शन है S तथा C दोनों सत्य हैं, वह C S की सही व्याख्या है। बोथ S एंड C करेक्ट एंड C इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S। सेकंड आपको S सत्य है जबकि C असत्य है, S करेक्ट वाइल C इनकरेक्ट। सेकंड, थर्ड है आपके पास S तथा C दोनों सत्य हैं लेकिन C S की सही व्याख्या नहीं है। बोथ S एंड C आर करेक्ट बट C इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S। फोर है S तथा C दोनों असत्य हैं, S तथा C दोनों असत्य हैं, S एंड C बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? मल त्याग उत्सर्जी क्रिया नहीं है। मल त्याग उत्सर्जी क्रिया इसलिए नहीं है, मल त्याग उत्सर्जी क्रिया नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। मल का निर्माण उपापचय क्रिया द्वारा नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। मल का निर्माण जो है वो जनरली जब आहार नाल में फूड का डाइजेशन होता है तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो बनते हैं, उन एक्स्ट्रा सब्सटेंस को जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उनको फिकल के रूप में रेक्टम के अंदर कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको जो है डेफिशिएशन की प्रोसेस के द्वारा यानी मल त्याग की प्रक्रिया के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि उपापचय क्रिया जो है इसके अंदर सामान्यतः जो भी सब्सटेंस होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो जनरली हमारी सेल्स के अंदर जाकर के यूटिलाइज होते हैं, जबकि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि रुधिर में एडीएच की कमी हो जाए तो, इफ एडीएच इज रिड्यूस इन ब्लड, ऑप्शन है आपके पास मूत्र का पीएच बढ़ जाता है, यूरिन पीएच इंक्रीज, मूत्र का आयतन घट जाता है, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज, मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, यूरिया का निर्माण बढ़ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, एडीएच इसके बारे में चर्चा भी की है हमने, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है जो जनरली वाटर के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है किडनी के अंदर। किडनी में यदि ब्लड में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से किडनी में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे जो एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है, और यूरिन के साथ जब वाटर बाहर निकलने लगेगा तो उस स्थिति में डाईयूरेटिज्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है व्यक्ति जो है उसके अंदर मूत्र की मात्रा या मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, और इस स्थिति में सामान्यतया जो विकार होता है, जो डिजीज होता है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपोहन किस अंग से संबंधित है? अपोहन डायलिसिस इज रिलेटेड टू विच पार्ट? ऑप्शन है आपके पास नेत्र, आई, त्वचा, स्किन, किडनी, वृक्क, लीवर, यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जब हमारी किडनी जो है वो सही प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उस स्थिति में किडनी के द्वारा ब्लड फिल्टर नहीं किया जाता, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में एक मशीन के द्वारा जो है ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और वो जो प्रोसेस होती है उस मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर करने की, उसको हम कहते हैं डायलिसिस यानी अपोहन। तो ये एक तरीके से किडनी से रिलेटेड है, यानी जब किडनी डैमेज हो जाती है या प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्विज है जो एक्सक्रेशन से संबंधित है। एक्सक्रेशन की पहली क्विज समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्विज जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। थैंक यू।